नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में मैं कवर करने जा रहा हूँ स्पॉट द एरर के बहुत क्वालिटी क्वेश्चंस। सीजीएल 2025 प्री में स्पॉट द एरर के बड़े क्वालिटी क्वेश्चन बनाए गए। ग्रामर को इस स्तर तक पूछा गया है जिस स्तर तक इसके पहले कभी सीजीएल मेंस या सीएचएसएल मेंस में भी नहीं पूछा गया था। आज जो क्वेश्चन है जो आपके सामने अभी मैं थोड़ी देर में रखूंगा, उन क्वेश्चन को देख के आपको समझ में आएगा कि वाकई में इस बार प्री में क्वेश्चंस बहुत क्वालिटी वाइज बनाए गए हैं। ऐसे ऐसे एरिया को कवर किया गया है जिन एरिया को इसके पहले सालों में कवर नहीं किया गया था, और जो एरिया कवर किया जा रहा था उन एरिया से भी क्वेश्चन बहुत लेंदी, बहुत कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश की गई है एआई का इस्तेमाल करके। लेकिन मैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं और आपको अच्छी तरीके से इस पूरे सीरीज को, मतलब 75-76 क्वेश्चन को मुझे पढ़ाने में 2 से 3 वीडियो लगेगा। अगर पुराने पैटर्न के हिसाब से आता तो मुझे लगता है एक क्लास में 75 क्वेश्चन में पढ़ा देता, 1 सवा घंटे में खत्म हो जाता। क्योंकि क्वेश्चन लेंदी है, क्वेश्चन अच्छे हैं, तो मैं तकरीबन इसको 3 टुकड़ों में काट के पढ़ाऊंगा। हो सकता है मैं 2 टुकड़ों में पढ़ाऊं। आज मैं 25 से 30 क्वेश्चन कराऊंगा और इसके अगले लेक्चर में मैं बाकी के क्वेश्चन कराऊंगा आपको। तो टोटल अगर 38 सेट देखें तो 25 क्वेश्चन पर सेट इंग्लिश के सेक्शन में 950 क्वेश्चन आए हैं। इसमें लगभग सब कुछ आपको वापस से पढ़ाने लायक है, जिसमें मैं सबसे पहला सेक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ, स्पॉट द एरर, जिसमें 75-76 क्वेश्चन टोटल कवर करेंगे, 2 से 3 क्लासेस में कवर करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, मूव करते हैं और क्वेश्चन वन बाय वन देखते हैं। अब जरा क्वेश्चन ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर आपके सामने है। आप देखो, क्या इतना बड़ा लेंथ कभी आपको देखने को मिलता था? कभी नहीं होता था, ना प्री में होता था ना मेंस में होता था। इस बार जो है ये प्री में इस स्तर का क्वेश्चन बनाया गया है। अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ो, एक बार वीडियो को पॉज करो, पॉज करके इसको सॉल्व करो। क्या देखो, आप इसे सॉल्व कर पा रहे हो? अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपको ये देखना है कि जो ग्रामर के रूल्स आपको पढ़ाए गए थे, क्या रूल्स वही है या वो कॉर्नर से ये क्वेश्चन पूछा गया जिन कॉर्नर्स को टीचर्स टच नहीं करते, मैंने टच नहीं किया या बाकी शिक्षकों ने भी टच नहीं किया है। तो ध्यान से देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है, सेवरल ऑफ द एविडेंसेस, ध्यान से देखेंगे, सेवरल ऑफ द एविडेंसेस presented during the hearing were considered circumstantial at best and irrelevant at worst। ध्यान से इसको देखेंगे, इसको छोटे छोटे यूनिट में ब्रेक करके समझते हैं। सेवरल ऑफ द एविडेंसेस मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा और थोड़ा आराम आराम से पढ़ाऊंगा, ना कि आपको यही क्वेश्चन सीखना है, सब कुछ सीखना है, पहचानना सीखना है। अगर मैं सेवरल ऑफ द एविडेंसेस बात करूं तो ये एक अपने तरफ से एक यूनिट है जिसको आप सब्जेक्ट यूनिट बोल सकते हो, जो आगे चल के काम करेगा। इसको आप सब्जेक्ट यूनिट बोल सकते हो। सब्जेक्ट यूनिट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अपने आप में ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ध्यान से देखोगे तो इसमें 2 हिस्सा आता है। एक आता है सेवरल, जैसे वन ऑफ द आता है, द नंबर ऑफ आता है, मेनी ऑफ आता है, इसी तरीके से सेवरल ऑफ द एविडेंसेस आता है। तो सबसे पहले आपको यह पता करना होगा जो सेवरल है वो सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है। और जब ये ऑफ के साथ जोड़ा जाता है तो ये पूरा हिस्सा जो होता है ये मॉडिफायर कहा जाता है, ये मॉडिफायर कहा जाता है। और ये जो सेवरल है ये इसका मेन जो है सब्जेक्ट होता है, ये मेन सब्जेक्ट होता है। अगर इस मेन सब्जेक्ट की अगर बात करूं तो सेवरल जो हो गया वो क्या है, वो आपका सब्जेक्ट है। ये सिंगुलर या प्लूरल है तो बात आती है कि सेवरल हो गया और मेनी हो गया, ये प्लूरल की कैटेगरी में आते हैं। ये इसलिए पहचानना पड़ता है क्योंकि हमको सेवरल के साथ आगे आने वाला जो वर्ब है वो देखना होता है कि अगर ये प्लूरल है तो आगे जो वर्ब हो वो भी प्लूरल हो। फिर लिखा है प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द हियरिंग, ये एक और अलग से फ्रीज डाला गया है जो मॉडिफायर की तरह काम करेगा, अतिरिक्त इंफॉर्मेशन देने के लिए आया है। यहां से देखो, यहां तक की बात करें तो ये इंफॉर्मेशन देने के लिए आया है। फिर उसके बाद वर्ब यहां लिया गया है क्योंकि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, सॉरी सब्जेक्ट प्लूरल है, तो जो वर्ब है वो प्लूरल रखा गया है, मतलब ये जो वर्ब है अपने आप में सही है। फिर लिखा है कंसिडर्ड सर्कमस्टेंशियल एट बेस्ट एंड इररेलेवेंट एट वर्स्ट। तो एट बेस्ट एंड इररेलेवेंट एट वर्स्ट, तो ध्यान से देखो ऑप्शन नंबर 3 में बेस्ट दिया हुआ है। और आपने ग्रामर में पढ़ रखा होता है कि अगर आप सुपरलेटिव डिग्री देखते हो तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले आपको आर्टिकल दा का इस्तेमाल करना होता है। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ आर्टिकल दा इस्तेमाल करेंगे और फिर कहेंगे यहाँ एरर है। उसके बाद एंड इररेलेवेंट एट वर्स्ट लिखा हुआ है, तो एट बेस्ट एट वर्स्ट जब लिखते हैं तो यहाँ पे जो है आपको आर्टिकल दा की नीड नहीं है, ये दोनों अपने आप में करेक्ट है, वरना ऑप्शन 3 में और ऑप्शन 4 दोनों में टिक करना पड़ेगा। तो एट बेस्ट एंड एट वर्स्ट ये अपने आप में एक फ्रेज की तरह काम करता है, इसमें आर्टिकल की नीड नहीं है। समझ में आया? तो यहाँ पे ना यहाँ पे एरर है ना यहाँ पे एरर है, तो एरर कहाँ पे है? ध्यान से यहाँ पे देखेंगे, अगर आपको नाउन का चैप्टर याद आए, एक चैप्टर पढ़ाया जाता है नाउन, नाउन में भी आपको कौन सा नाउन पढ़ाया जाता है? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन की अगर बात करें तो इसमें जो टर्म है जो आपको रटवाया जाता है वो रटवाया क्या जाता है? सबसे ज्यादा एक रटवाया जाता है इंफॉर्मेशन। कई बार पिछले सालों में एग्जाम में आ चुका है। अगर आपने मेरी संकल्प बैच, मेरा बैच पूरा पढ़ा है, मैं खूब रटवाता हूं इसे।
इसके बाद एक और टर्म रटवाते हैं हम, इक्विपमेंट, ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। इसके अलावा आपको न्यूज़ रटवाया जाता है, साथ में एविडेंस भी रटवाया जाता है। अगर मेरी क्लासेस में देखोगे तो मैंने एविडेंस भी रटवा रखा है आपको। क्या रटवा रखा है? एविडेंस। जब हम एविडेंस की बात करते हैं या इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, इक्विपमेंट की बात करते हैं, तो पढ़ाते वक्त भी आपको क्या पढ़ाया जाता है? यही पढ़ाया जाता है कि इन शब्दों के साथ एग्जाम के अंदर जो है आपको एस या ई एस लगा के दे देगा। अगर एस या ई एस लगा के दे देगा तो आपको ध्यान रखना है कि ये अपने आप में अनकाउंटेबल होते हैं, इनके अंत में एस या ई एस नहीं लगाते, सब्जेक्ट के प्लेस में रखे तो इनको हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं। यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे क्या दिया हुआ है? यहां पे एविडेंसेस लिखा हुआ है। तो एरर कहां पे है? एरर इस हिस्से में है। तो जो सेवरल ऑफ द एविडेंसेस है, अगर इसको करेक्ट करना होगा, एरर तो पता चल गया, ऑप्शन इसको टिक करना है, अगर इसको करेक्ट करना होगा तो ये बताया जाता है 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस, तो यहां सेवरल पीसेस ऑफ एविडेंस लिखना पड़ेगा अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट के सेक्शन में ही आता। आप इसको कैसे लिखते? आप इसको लिखते सेवरल पीसेस ऑफ एविडेंस। अब ये सेंटेंस जाके करेक्ट होगा। आप देख रहे हो ना कि क्वेश्चन किस स्तर तक बनाया गया। ऐसा नहीं है कि कुछ नया बनाया गया है, क्वेश्चन पूछने का पैटर्न बदला गया है और आपको एग्जामिनर थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है लेंदी बना के, ताकि आप छोटी सी चीज को भी ध्यान ना दे पाओ। चलो, ये क्वेश्चन किससे है? ये क्वेश्चन है आपका नाउन के चैप्टर से। नाउन के चैप्टर से है और कहां कवर किया गया? अनकाउंटेबल नाउन से कवर किया गया है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, वापस इसको पॉज करो, इसको सॉल्व करो। क्वेश्चन की लेंथ देखो, लिखा है इट्स सेंट्रल लोकेशन मेक द कॉन्फ्रेंस वेन्यू कन्वीनियंट फॉर डेलीगेट्स ट्रेवलिंग फ्रॉम डिफरेंट सिटीज। कह रहा है इट्स द सेंट्रल लोकेशन, ये सेंट्रल लोकेशन है, ये सेंट्रल लोकेशन है, ये यहां से एक हिस्सा कहा गया, एक फ्रेज इसको कंसिडर कर लो, ये सब्जेक्ट लाइन हो गई आपकी। ये क्या करता है? मिक्स करता है। इट्स द सेंट्रल लोकेशन, जब हम सेंट्रल लोकेशन की बात कर रहे हैं तो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, उस हिसाब से जो वर्ब यहां पे इस्तेमाल हुआ है, ध्यान से देखो, यहां पे जो वर्ब इस्तेमाल हुआ है ये सिंगुलर है और सब्जेक्ट जो है वो भी क्या है आपका? सिंगुलर है। ये अपने आप में दोनों करेक्ट है। मेक्स द, फिर ऑब्जेक्ट लिया गया द कॉन्फ्रेंस वेन्यू कन्वीनियंट, तो ऑब्जेक्ट डाला गया द कॉन्फ्रेंस वेन्यू कन्वीनियंट, फिर प्रीपोजिशन लगाया गया है कि किसके लिए? डेलीगेट्स के लिए, उसका ऑब्जेक्ट ले लिया गया है, ये उसका प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट हो गया। फिर आगे एक फ्रेज से और वैल्यू और इंफॉर्मेशन ऐड की गई है, और डेलीगेट्स क्या है? जो ट्रेवल कर रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट सिटीज। तो ये ट्रेवलिंग फ्रॉम डिफरेंट सिटीज, ये जो फ्रेज डाला गया है, ध्यान से देखो इस हिस्से को देखो, जो ये डाला गया है यहां से लेके यहां तक, स्पेशली सिटीज तक, ये जो है ये अतिरिक्त इंफॉर्मेशन डेलीगेट्स के विषय में आया हुआ है। अगर ध्यान से देखोगे तो आपको एरर दिखाई देगा, अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो एरर ही नहीं दिखाई देगा। क्यों? अगर आप प्रोनाउन का चैप्टर पढ़ रहे हो, अगर आप प्रोनाउन का चैप्टर पढ़ रहे हो तो प्रोनाउन में एक चीज आपको पढ़ाई जाती है, पजेसिव एग्जेक्टिव। पजेसिव एग्जेक्टिव। एक चैप्टर और है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग ये भी पढ़ा है आपने, ये भी पढ़ाई जाती है। क्वेश्चन टैग में आपको एब्रीविएशन सिखाया जाता है कि आपका सब्जेक्ट के साथ जो है कैसे हम एब्रीविएट लेते हैं। ठीक है, जैसे हम, मैं स्पेशली इट्स की बात करता हूं, जब आपके पास इट्स आता है तो इट्स दो तरीके का आता है, ये इट्स है और एक है ये एक इट्स है। इन दोनों का डिफरेंस संकल्प बैच में ध्यान से देखोगे तो मैंने खूब पढ़ाया है, इस पे कई बार पिछले सालों में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो इट्स होता है ये होता है आपका क्या? ये होता है आपका पजेसिव एग्जेक्टिव। और जो ये इट्स होता है ये क्वेश्चन टैग में सिखाया जाता है कि एब्रीविएटेड फॉर्म है। इट्स का मतलब होता है इट इज। क्या होता है? इट इज। जैसे डोंट को आप कैसे लिखते हो? डू नॉट को आप शॉर्ट में लिखते हो, ठीक है ना, जैसे हम लिखते हैं डू नॉट। अगर इसका एब्रीविएटेड फॉर्म लिखना हो तो आप ऐसे लिखते हो डोंट, एन टी के बीच में ओ हटा देते हो। इसी तरीके से इट इज को, इट इज इसको ऐसे लिखना हो, इट प्लस इज, इसको ना शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। यहां पे बस आपको ये देखना है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन लिखना है या आपको पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए। तो यहां पे पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए था कि इट्स सेंट्रल लोकेशन, ये सेंट्रल लोकेशन है जो बनाता है कॉन्फ्रेंस वेन्यू को कन्वीनियंट। तो यहां पे इट्स चाहिए, ना कि ये वाला। इसका मतलब इट इज होता है और जो चाहिए वो चाहिए इट्स, पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए। समझ में आया? तो क्या एरर डिफिकल्ट था? नहीं, एरर बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं था। भी रुके रहिए, क्वेश्चन बहुत तगड़े तगड़े आए हैं, ये तो बहुत आसान से क्वेश्चन है जो स्टार्टिंग हुई है, लेकिन क्या लेंथ देखो। अगर ये चीज आपने संकल्प बैच पढ़ रखी थी, यूट्यूब पे फ्री पढ़ा रखा है, बैच में तो ऑलरेडी पढ़ा ही रखा है, और यूट्यूब पे भी पूरा फ्री पढ़ा रखा है, स्पेशली फोकस करके चिल्लाया था कि आपके एग्जाम में आएगा आएगा, इससे सब कुछ फंसेगा। देखो फंसा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें इट्स करना था।
फिर इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जिनको मैंने रेड कर रखा है वो कुछ नया कुछ यूनिक पूछा है। जैसे लिखा है द सडननेस विथ विच द इशू escalated took not only the negotiator but also the observer by surprise who were expecting a gradual resolution process. The suddenness का मतलब होता है जल्दबाजी, with which the issue escalated took not only the negotiator but also the observer by surprise who were expecting a gradual resolution process. ये जो क्वेश्चन है ये इतना बढ़िया तगड़ा क्वेश्चन है कि तकरीबन 90% बच्चों को पता ही नहीं चल रहा होगा कि कहाँ पे एरर है। इसमें टिक लगा दिए होंगे। अच्छा, नो एरर का तो ऑप्शन भी नहीं है कि आप टिक लगा दो, कहीं ना कहीं तो आपको तुक्का मारना ही है। इस तरीके का क्वेश्चन भी इस बार बनाया गया है। अगर आपको याद हो तो जब मैं संकल्प बैच पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको 2 क्लॉज पढ़ाया था। एक पढ़ाया था रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज, और दूसरा पढ़ाया था नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज, नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज। पहले तो जैसा कि इनका नाम है वैसे इनका मतलब समझना है ताकि इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाओ। चलो, रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज का क्या मतलब है कि एक क्लॉज जोड़ा जाए, एक क्लॉज ऐड किया जाए और वो क्लॉज कैसा हो, रिस्ट्रिक्टिव हो, मतलब उसमें रिस्ट्रिक्शन हो कि इसका सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। क्या है रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज? वो क्लॉज होते हो जिनका होना जरूरी होता है, जिनका होना जरूरी होता है। इनको हटाने से सेंटेंस की मीनिंग डिस्टॉर्ट हो जाती है। और जो नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है इनको हटाने से जो मीनिंग है वो डिस्टॉर्ट नहीं होती है, बनी रहती है। मतलब ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इसको लगाना है या नहीं लगाना है, इसको आप हटा भी सकते हो, ग्रामेटिकली सेंटेंस करेक्ट होगा, मीनिंग भी प्रॉपर कन्वे करेगा। इसको हटा देने से बिल्कुल अफरा तफरी सी मच जाएगी, चीजें समझ में नहीं आएगी, कुछ अटपटा सा लगेगा, ठीक है ना। अब इन दोनों में खास बात क्या होती है, जो रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज होते हैं वो विदाउट कॉमा इस्तेमाल किए जाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के साथ, विदाउट कॉमा, विदाउट कॉमा। और ये जो होते हैं विद कॉमा इस्तेमाल किए जाते हैं, विद कॉमा इस्तेमाल किए जाते हैं, विद कॉमा इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूं स्टूडेंट्स who worked hard या who works hard, who works hard will pass with flying cover, ठीक है। ये एग्जाम्पल मैंने लिखा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो हु वर्क्स हार्ड, मैंने स्टूडेंट को एक रिलेटिव क्लॉज के साथ जोड़ा, हु वर्क्स हार्ड विल पास विथ फ्लाइंग कलर। यहाँ पे मैंने कॉमा नहीं लगाया। अगर मैं ये हु वर्क्स हार्ड ये हटा दूंगा तो सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनेगा, स्टूडेंट्स विल पास विथ फ्लाइंग कलर। मैं स्टूडेंट्स के पहले आर्टिकल दा भी लगा देता हूँ, क्योंकि जब भी रिलेटिव प्रोनाउन के साथ इंफॉर्मेशन ऐड होता है तो आर्टिकल दा का इस्तेमाल किया जाता है। तो द स्टूडेंट्स हु वर्क्स हार्ड विल पास विथ फ्लाइंग कलर। अगर मैं इस चीज को हटा दूं ना, हु वर्क्स हार्ड, तो सेंटेंस की मीनिंग पूरी क्लियर नहीं होगी, आधी क्लियर हो पाएगी, आधी क्लियर हो पाएगी। तो इसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है, और इसको विदाउट कामा इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं लिख दूं माई ब्रदर, अगर मैं लिख दूं माई ब्रदर, कॉमा लगा दूं और एक यहां पे क्लॉज जोड़ दूं और लिख दूं माई ब्रदर केम फ्रॉम दिल्ली, केम फ्रॉम दिल्ली। अगर मैं सिर्फ इतना लिख दूं और इसके बाद कुछ ना डलाऊं, कोई क्लॉज ना लगाऊं, कोई रिलेटिव क्लॉज ना लगाऊं, तो क्या होगा, ये अपने आप पे मीनिंग में कंप्लीट है ना। मेरा भाई दिल्ली से आया है, मेरा भाई दिल्ली से आया है, मीनिंग अपने आप में कंप्लीट है। यहां पे लिख दूं द स्टूडेंट विल पास विथ फ्लाइंग कलर्स, तो आप कहोगे कौन सा स्टूडेंट है, ये मन में आएगा ना, तो मीनिंग पूरी कंप्लीट नहीं होती। लेकिन अगर मैं बोल दूं माई ब्रदर कम फ्रॉम दिल्ली, तो आपके दिमाग कुछ नहीं आएगा, मेरा भाई दिल्ली से आया, मतलब मीनिंग अपने आप में कंप्लीट है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसके विषय में अतिरिक्त इंफॉर्मेशन डालूं जो नॉन एसेंशियल हो, नॉन रिस्ट्रिक्टिव हो,
तो हम लिख सकते हैं माई ब्रदर हु इज ए डॉक्टर, हु इज ए डॉक्टर, फिर कॉमा लगाऊं, फिर लिख दूं केम फ्रॉम दिल्ली, मेरा भाई जो कि डॉक्टर है केम फ्रॉम दिल्ली। तो हु इज ए डॉक्टर जो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं क्लॉज लगा के, ये नॉन रिस्ट्रिक्टिव इन नेचर है, नॉन इसेंशियल है। जरूरी नहीं है कि इसको सेंटेंस के अंदर डालना है तभी जो है सेंटेंस की मीनिंग कंप्लीट होगी, इसके बगैर भी सेंटेंस की मीनिंग कंप्लीट हो जाएगी। सेम इसी बात को लेके एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया। मैंने जानबूझ के आपको रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज, नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज पढ़ाया था संकल्प बैच में, जिसमें मैंने बहुत डिटेल तरीके से आपको ये बताया था कि इस पे एग्जामिनर क्वेश्चन अच्छा क्वालिटी का बना सकता है, और देन क्वेश्चन बना दिया गया है। मैंने संकल्प बैच पढ़ाते वक्त ये भी बताया था कि अगर इसको आपने शिद्दत से फॉलो कर लिया तो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके एग्जाम के अंदर छूटेगा, क्योंकि मैंने 2000 से लेकर 2024 तक के सारे क्वेश्चंस को कवर किया था। कवर करने के पीछे का रीजन सिर्फ और सिर्फ यही था कि आप सारे के सारे बच्चे जो है अच्छी तरीके से पढ़ाई करके जाओ, सारे के सारे क्वेश्चन लगा के जाओ, ताकि कोई भी क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में आए वो आपसे छूटे ना। ये तो बिल्कुल आपका कहा हुआ ना हो कि मास्टर साहब ने पढ़ाया नहीं था, मैंने एक एक चीज पढ़ाया हुआ था। तो यहां पे जो बात आती है कि कहां पे गड़बड़ी है वो ये है, द सडननेस विथ विच द इशू एस्केलेटेड, जल्दबाजी में, जिस जल्दबाजी में जो है इशू को एक्सक्लेट किया गया था, टुक नॉट ओनली द निगोशिएटर, वो सिर्फ निगोशिएटर को ही नहीं बट ऑल्सो द ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर था उनको भी सरप्राइज पे ले गया। यहीं पे अपने आप में मीनिंग खत्म हो गई। ये जो आपने लगाया ना, हु वर एक्सपेक्टिंग ए ग्रेजुअल रेजोल्यूशन प्रोसेस, जो उम्मीद कर रहे थे ग्रेजुअल रेजोल्यूशन प्रोसेस, ये नॉन इसेंशियल इंफॉर्मेशन है जो सेंटेंस के अंदर ऐड किया जा रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि आप बस एक यहां पे कॉमा ठोक दोगे तो क्या होगा, ये नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज हो जाएगा और सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। तो आपको सेंटेंस में देखना होता है कि जो आप ये रिलेटिव क्लॉज डाल रहे हो, ये रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है या नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है। अगर नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है तो उसको कॉमा के साथ डालोगे, और रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है तो विदाउट कॉमा के साथ डालोगे। तो यहाँ पे जो मिसिंग है वो कॉमा मिसिंग है। इसी वजह से इस क्वेश्चन का स्तर बहुत ज्यादा उम्दा है। आप सोच रहे ना यार, ऐसी बात नहीं है कि मैंने ये संकल्प बैच में नहीं पढ़ाया था, आप जाके देखना संकल्प बैच में मैंने आपको रिस्ट्रिक्टिव नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज पढ़ाया है। एक अलग से पूरा रिस्ट्रिक्टिव नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज की वीडियो अपलोड किया है ताकि आपसे कुछ छूटा ना रह जाए, क्योंकि इस पे बेस पिछले सालों में एक दो क्वेश्चन पूछे गए थे। इस बार जो पूछा गया है वो ज्यादा लेंदी, ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, इवन दो अगर आपने रिस्ट्रिक्टिव नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज पढ़ रखा है उसके बावजूद भी। मैं उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन के माध्यम से आज के बाद आप रिस्ट्रिक्टिव और नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। इस पे मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप उसमें संकल्प बैच में जाके देख भी सकते हो। अगला जरा ध्यान से देखो, बीइंग लार्जली इग्नोर्ड इन द अर्ली डिस्कशंस, द रिवाइज्ड चार्टर was again subjected to reviews by external experts who had earlier flagged similar inconsistencies। अब जरा ध्यान से देखो, ये मैंने अभी कल की डेट पे एक बहुत बड़ा वीडियो डैंगलिंग मॉडिफायर पे बनाया था, ये बताते हुए कि इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि डैंगलिंग मॉडिफायर में स्पेशली ये वाला जो क्वेश्चन है, इसको मैंने पार्टिसिपल पढ़ाते वक्त आपको पढ़ाया था कि डैंगलिंग पार्टिसिपल्स क्या होते हैं। डैंगलिंग पार्टिसिपल का पूरा केस आपको बताया था कि डैंगलिंग पार्टिसिपल मतलब अगर कोई सेंटेंस पार्टिसिपल फ्रेज से स्टार्ट हो रहा हो, जिसमें हैविंग हो, बीइंग हो, या वर्ब की आईएनजी फॉर्म से कोई फ्रेज स्टार्ट हो रहा है, तो जैसे ही वो फ्रेज खत्म होता है उसके बाद का आपको नाउन चेक करना है। वो नाउन इस फ्रेज का डूअर होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर डूअर या सब्जेक्ट नहीं है तो जो पूरा का पूरा फ्रेज है वो डैंगलिंग फ्रेज की कैटेगरी में आता है, डैंगलिंग पार्टिसिपल की कैटेगरी में आता है, डैंगलिंग मॉडिफायर की कैटेगरी में आता है। और ये एरर आपके एग्जामिनेशन में एग्जामिनर द्वारा पूछा जा सकता है, और पूछेगा तो बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बन सकता है। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है अगर किसी ने डैंगलिंग मॉडिफायर का केस, डैंगलिंग पार्टिसिपल का केस नहीं पढ़ रखा है। तो फिर से मैं आपको बता देता हूं, अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है, जरा ध्यान से रख लो, बीइंग, हैविंग, या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ, किसके साथ? वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ। वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ अगर स्टार्ट होता है, जैसे यहां पे दिया हुआ है, बीइंग लार्जली इग्नोर्ड इन द अर्ली डिस्कशंस, बीइंग लार्जली इग्नोर्ड इन द अर्ली डिस्कशन, द रिवाइज चार्टर वॉज अगेन सब्जेक्टेड टू रिव्यू। जो रिवाइज चार्टर है वो सब्जेक्ट करता है रिव्यू बाय एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स, एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स के द्वारा, हु हैड अर्लियर फ्लैग्ड सिमिलर, जिन्होंने शुरुआती दौर पे ही इनकंसिस्टेंसीज जो थी उसको फ्लैग किया था, मतलब बताया था, उसको उजागर किया था, उसको हिंट किया था। तो ध्यान से देखो, बीइंग लार्जली इग्नोर्ड इन द अर्ली डिस्कशन, तो ये जो फ्रेज है, सवाल ये आता है कि जो चार्टर है, चार्टर को ही जो है इग्नोर किया गया है। तो जो रिवाइज चार्टर है, जो रिवाइज चार्टर वो इसका सब्जेक्ट नहीं है, उसे इग्नोर किया गया है। किसने इग्नोर किया है? तो मैनेजमेंट हो सकता है, टीम हो सकता है,
तो उसको इसका सब्जेक्ट के फॉर्म में मेंशन करना जरूरी है। तो इसका, क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं है, ध्यान से देखिएगा, इसका सब्जेक्ट नहीं है द रिवाइज चार्टर। ये जो रिवाइज चार्टर लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, ये जो रिवाइज चार्टर लिखा हुआ है, ये इसका क्या है, ये इसका सब्जेक्ट नहीं है। ये इसका सब्जेक्ट नहीं है तो तुरंत ही आपको समझना है कि ये क्या है, ये डैंगलिंग पार्टिसिपल या डैंगलिंग मॉडिफायर का केस है। डैंगलिंग मॉडिफायर का केस है, और डैंगलिंग मॉडिफायर का केस है, तो ये वाली जो जगह है ये गलत है, क्योंकि इसके आगे लिखा है ना, द रिवाइज्ड चार्टर वाज अगेन सब्जेक्टेड टू रिव्यूज बाय एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स। ये आपका एक पैसिव स्ट्रक्चर है जो अपने आप में पूरी तरीके से सही रखा हुआ है। ये आपका रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है, हु हैड अर्लियर फ्लैग्ड सिमिलर इनकंसिस्टेंसीज। तो ये जो हु हैड अर्लियर फ्लैग्ड सिमिलर कंसिस्टेंसीज लिखा है, ये एक रिलेटिव क्लॉज है, ये एक रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज है, रिलेटिव क्लॉज है। ये अपने आप में पूरी तरीके से सही है। तो ये वाला हिस्सा सही है, ये वाला हिस्सा सही है, जो बचा हुआ है ये डैंगलिंग मॉडिफायर का केस है, तो इसमें एरर है। और अब सवाल ये आता है कि इसको करेक्ट कैसे करें। अगर आप यहां पे ये जो बीइंग है ना, इसको हटा दो, सिर्फ बीइंग को हटा दो, ये अंडरस्टूड हो जाएगा इसका सब्जेक्ट, लार्जली इग्नोर्ड इन द अर्ली डिस्कशंस, अपने आप में सही हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, एज द टीम लार्जली इग्नोर्ड इन अर्ली डिस्कशन, कि जैसे कि टीम ने लार्जली इग्नोर कर लिया था अगली डिस्कशन में, रिवाइज चार्टर वाज अगेन सब्जेक्टेड टू रिव्यू बाय एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स, यहां पे डूअर मेंशन करना पड़ेगा। अगर बीइंग को हटा देते हो तो अपने आप में ये अंडरस्टूड सब्जेक्ट हो जाएगा, टीम होगा, मैनेजमेंट होगा, जिसने उसे रिव्यू किया था उसको कंसिडर कर लिया जाएगा। बस आपको बीइंग, हैविंग या वर्ब की आईएनजी स्टार्टिंग में हटा देनी होती है। नहीं तो सब्जेक्ट मेंशन कर दो कि एज टीम लार्जली इग्नोर्ड इन द अर्ली डिस्कशंस, द रिवाइज चार्टर वाज अगेन सब्जेक्टेड टू रिव्यू बाय एक्सटर्नल एक्सपर्ट हु हैड अर्लियर फ्लैग्ड सिमिलर इनकंसिस्टेंसीज, तो सेंटेंस सही हो जाएगा। बहुत टॉप नॉच, बहुत क्वालिटी वाइज क्वेश्चन इस बार स्पॉट द एरर के सेक्शन में प्री में डाले गए हैं। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन या इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन मेंस में बन ही नहीं सकता है, या स्पॉट द एरर के सेक्शन में बन ही नहीं सकता है, जितना इस बार डिफिकल्ट क्वेश्चन बना दिया गया है। चले आगे, चले अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन का स्टेप देखते रहिएगा, बहुत क्वालिटी क्वेश्चन बनाया गया है। लिखा है सिंपोशियम ऑन ऑटोनॉमस सिस्टम्स, द सिंपोशियम ऑन ऑटोनॉमस सिस्टम्स। जिन बच्चों को सिंपोशियम का मतलब नहीं है, ये एक तरीके का कॉन्फ्रेंस या मीटिंग होती है जहां पे किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे स्पेशली बहस किया जाता है, वाद विवाद किया जाता है। मतलब ये एक चीज है जहां पे एक कॉन्फ्रेंस या गैदरिंग होती है जिसपे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन होता है। तो एक तरीके से कॉन्फ्रेंस की तरह इसे समझ सकते हो, जो बच्चे नए हो, जो जिनको इन शब्द का मतलब ना पता हो। तो द सिंपोजियम ऑन ऑटोनॉमस सिस्टम, ऑटोनॉमस पे कॉन्फ्रेंस है, मतलब इस पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन है। अंडरस्कोर्ड एन अर्जेंट नीड ऑफ रोबस्ट इथिकल फ्रेमवर्क्स टू एंटिसिपेट अनफॉरसीन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मशीन डिसीजन मेकिंग। इसको ध्यान से देखोगे, यह है प्रीपोजिशन के चैप्टर से, और इतना आसान भी नहीं है प्रीपोजिशन के चैप्टर से आप समझ पाओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। तो ये रेड अलर्ट वाला क्वेश्चन है। जैसे अगर हम बात करें, नीड ऑफ द आवर लिखते हो ना, नीड ऑफ द आवर लिखते हो, तो आपको पता है कि नीड के साथ ऑफ इस्तेमाल करते हो, नीड के साथ फॉर भी इस्तेमाल किया जाता है। नीड के साथ फॉर तब इस्तेमाल किया जाता है जब आप नेसेसिटी की बात करते हो, जब आप रिक्वायरमेंट की बात करते हो, जब आप नेसेसिटी की बात करते हो। या रिक्वायरमेंट की बात करते हो, रिक्वायरमेंट की बात करते हो। तो नीड फॉर समथिंग होता है, नीड फॉर समवन होता है, लेकिन ध्यान रखो नीड ऑफ द आवर जैसे लिखे हो तो ये भी होता है। तो नीड ऑफ कब इस्तेमाल करते हैं, नीड फॉर कब इस्तेमाल करते हैं, जब आपको पोएटिक वर्जन इस्तेमाल करना हो या ज्यादा फॉर्मल वर्जन इस्तेमाल करना हो तो आप नीड ऑफ इस्तेमाल करते हो। या आप यूं मान के चलो कि पुराने समय में नीड ऑफ का ज्यादा इस्तेमाल होता था मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में। जब पोएटिक सेंस में अगर इस्तेमाल करना हो तो हम नीड के साथ ऑफ इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें रिक्वायरमेंट है किसी चीज की नेसेसिटी दर्शाना है तो हम यहाँ पे नीड के साथ फॉर लगाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे ध्यान से देखो, सिंपोशियम ऑन ऑटोनॉमस सिस्टम की बात हो रहा है, ये अंडरस्कोर्ड एंड अर्जेंट नीड की बात हो रही है, मतलब रिक्वायरमेंट की बात हो रही है। किसकी है, रोबस्ट इथिकल फ्रेमवर्क चाहिए, तो नीड ऑफ नहीं होगा यहाँ पे, नीड के साथ यहाँ पे क्या लगेगा, नीड के साथ फॉर लगेगा। ये आसान क्वेश्चन नहीं, मैं बता रहा हूँ 10 में से 2 बच्चा या 3 बच्चा सिर्फ इस क्वेश्चन को सही कर पाएगा।
जब आपके प्रीपोजिशन के टॉपिक पे खूब तगड़ा अभ्यास हो। प्रीपोजिशन की अगर बात करते हैं तो प्रीपोजिशन का चैप्टर, फ्रेजल वर्ब और फिक्स प्रीपोजिशन, 3 चीज पढ़ना पड़ता है। और फिक्स प्रीपोजिशन 350 फ्रेजल वर्ब, और प्रीपोजिशन के चैप्टर में 350 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। कितने? 2 क्वेश्चन लगाने के लिए सॉरी सर्दी हो रखी भाई, सर्दी का मौसम भी है। आप सोच के देखो, ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कितना मेहनत करना पड़ता है। इतना मेहनत करना पड़ता है, तब जाके जो है आप इस तरीके के क्वेश्चन में अभ्यस्त हो पाते हो। सोच के देखो, जब आपको AIR 1 2 3 बनाना है तो कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी, और शिक्षकों को भी आपके साथ कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अब शिक्षकों के लिए तो अच्छी बात यह है कि उनको जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उस सब्जेक्ट पे उन्हें अथक प्रयास करना होता है। अब भाई 15 में मैंने अपनी तैयारी की, 16 में अंग्रेजी में मेहनत करके अच्छे नंबर्स लेके आया, फिर मैं कई सालों तक अंग्रेजी पे काम करता रहा। मैंने किताबें लिखी, ग्रामर की किताबें लिखी, वोकैब की किताबें लिखी, कंप्रिहेंशन की किताबें लिखी, बेस्ट रेटेड किताबें भी बनी वो जो है। और इस तरीके से, क्योंकि अगर हमने तैयारी नहीं कर रखी होती तो मैं एक्चुअली ये चीज़ें समझ नहीं पाता कि एग्जाम में क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। किसी किताब से क्वेश्चन उठाता, पढ़ा देता आपको, क्योंकि वो परेशानी झेल के बाहर निकल के आया हूँ, उस परेशानी को ओवरकम किया है, अच्छा स्कोर किया है, सेलेक्ट हुआ हूँ। देन उसके बाद जब आपको पढ़ा रहा हूँ तभी जाके आपको अच्छे से पढ़ा भी सकता हूँ, और तभी ये भी बता सकता हूँ एग्जाम के पहले कि ये सेक्शन ज़्यादा डिफिकल्ट किया जा सकता है अगर पेपर बहुत अच्छे क्वालिटी का बना तो। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन मैं अभी बता रहा हूँ। मेरा पहला 2017 का जो बैच था, जो मैंने यूट्यूब पर पढ़ाया था, तो उस टाइम पे सबसे पहले मैंने प्रीपोजिशन, फिक्स प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब जैसी चीज़ें पढ़ाना चालू किया था, और ये बताया था कि ये कैसी जगह है, इसको अगर आपने तैयार किया तो अंग्रेजी आपके लिए आसान हो जाएगी। वैसे ही इस वक्त डैंगलिंग मॉडिफायर के केसेस, रिस्ट्रिक्टिव नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेज, ये सब कुछ जब आप पढ़ के जाओगे तब आपको फिर पेपर आसान लगेगा, अदरवाइज पेपर डिफिकल्ट लगेगा, जिस हिसाब की ये लेंथ डाल दी गई है। आज की क्लास में वापस मेरी बैटरी हल्की लो हो रही है, तो मैं अभी बैटरी बस जस्ट चेंज करके फिर आगे क्लास कंटिन्यू करूँगा। अगर ये ऑफ हो जाए तो आप परेशान मत होइएगा, ठीक है ना। क्लास चलती रहेगी और मेरे को बस बैटरी चेंज करनी पड़ेगी। चलो चेंज कर ही लेता हूँ, क्यों हेडक पालता हूँ मैं इस दौरान पे। बस 1 मिनट दीजिएगा, बस मैं चेंज कर देता हूँ। एक तो सबसे बड़ी परेशानी होती है सर्दी के समय पे, अगर आपको सर्दी हो जाए, आपको क्लास भी लेनी हो, तो आपका जो नोज़ है और आपका जो बॉडी है वो सही से जो है साथ नहीं देता है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, ओनली आफ्टर द फाइनल ऑडिट रिपोर्ट, ओनली आफ्टर द फाइनल ऑडिट रिपोर्ट। अच्छा, एक चीज़ और है कि सेंटेंस को पढ़ने का तरीका भी अपने को समझना पड़ेगा। ओनली आफ्टर द फाइनल ऑडिट रिपोर्ट वॉज सबमिटेड, तो ये जरा ध्यान से देखोगे, ये वाला जो सेक्शन है ना, ये पूरा का पूरा आपका सब्जेक्ट यूनिट है, ये आपका सब्जेक्ट यूनिट है। फिर आपने वर्ब पढ़ा कि ओनली आफ्टर द फाइनल ऑडिट रिपोर्ट वॉज क्या, फिर सबमिटेड, वॉज सबमिटेड, डिड द कमिटी रियलाइज, वॉज सबमिटेड, डिड द कमिटी रियलाइज दैट द एस्टिमेट्स ऑल्दो वेल डॉक्यूमेंटेड हैज ओमिटेड इनडायरेक्ट लाइबिलिटीज। तो लिखा हो ना, ओनली आफ्टर द फाइनल ऑडिट रिपोर्ट वॉज सबमिटेड, डिड द कमिटी रियलाइज, डिड द कमिटी रियलाइज दैट द एस्टिमेट्स ऑल्दो वेल डॉक्यूमेंटेड हैज ओमिटेड इनडायरेक्ट लाइबिलिटीज। यहाँ पे ध्यान से देखो कि क्वेश्चन नंबर 6 में सिर्फ आपको ये वाला जो ऑप्शन है, डिड द कमिटी रियलाइज, यहीं पे बस आपको अजीब सा लगेगा, अटपटा अटपटा सा लगेगा कि यही एक ऐसा सेक्शन है जो चीजें समझ में नहीं आ रही है कि कहाँ पे खराब हो रहा है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना कि ओनली आफ्टर द फाइनल ऑडिट रिपोर्ट वॉज सबमिटेड डिड द कमिटी रियलाइज दैट द एस्टिमेट्स ऑल्दो वेल डॉक्यूमेंट हैज ओमिटेड इनडायरेक्ट लाइबिलिटीज। तो ये जो लिखा हुआ है ना कि दैट द एस्टिमेट्स ऑल्दो वेल डॉक्यूमेंटेड, जो एस्टिमेट है यद्यपि वो वेल डॉक्यूमेंटेड है, ध्यान से देखो, एस्टिमेट के बाद एक कॉमा लगा है, फिर ऑल्दो लगा है, फिर वेल डॉक्यूमेंटेड लगा है। तो ये एक नॉन जो रिस्ट्रिक्टिव है ना, ये फ्रेज है, क्लॉज नहीं है, क्योंकि ऑल्दो वेल डॉक्यूमेंटेड लिखा है तो दोनों कॉमा के साथ है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया है, ये मॉडिफायर है जो इसेंशियल नहीं है, नॉन इसेंशियल मॉडिफायर है, दोनों कॉमा के बीच में डाल दिया गया है। जो एस्टिमेट्स है ना, क्या जो है ओमिट किया गया है, क्या क्या जो है इनडायरेक्ट जो है लाइबिलिटीज ओमिट किया गया है।
तो जो एस्टिमेट है ना उसने क्या है, हैज ओमिटेड इनडायरेक्ट लाइबिलिटीज किया है, दैट द एस्टिमेट्स ऑल्दो वेल डॉक्यूमेंटेड हैज ओमिटेड, जो एस्टिमेट्स लिखा गया है उसने क्या किया है, हैज ओमिटेड इनडायरेक्ट लाइबिलिटीज। तो ये जो हैज है इसको एस्टिमेट के हिसाब से आपको हैव बनाना पड़ेगा, एस्टिमेट के हिसाब से आपको हैव बनाना पड़ेगा। समझ में आया? फिर से एक बार पढ़ना। ओनली आफ्टर द फाइनल ऑडिट रिपोर्ट वाज सबमिटेड डिड द कमिटी रियलाइज, क्या कमिटी ने रियलाइज किया है कि दैट क्या एस्टिमेट्स ऑल द वेल डॉक्यूमेंटेड हैज ओमिटेड इनडायरेक्ट लाइबिलिटीज, जो एस्टिमेट है जो वेल डॉक्यूमेंट किया गया था उसके अंदर क्या हो गया है, ओमिट हो गया है इनडायरेक्ट लाइबिलिटीज। ये एस्टिमेट्स ने क्या किया है, वो कर दिया है। तो एस्टिमेट यहाँ पे क्या है, आपका सब्जेक्ट है, और एस्टिमेट अगर सब्जेक्ट है तो ये हैज नहीं होना चाहिए, क्योंकि एस्टिमेट्स अपने आप में प्लूरल है, तो हैज की जगह आपको यहाँ पे हैव डालना पड़ेगा। यहाँ सब्जेक्ट समझने वाली बात है। समझ में आया? यहाँ डिड द कमिटी रियलाइज अपने आप में करेक्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, नो सूनर द रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड देन द शेयर होल्डर्स स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द मैनेजमेंट्स स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसको जरा ध्यान से देखिएगा। अगर आपने कंजंक्शन का चैप्टर पढ़ रखा है तो कंजंक्शन के चैप्टर में आपको खूब कायदे से रटवाया जाता है, बहुत ध्यान से रटवाया जाता है, और आपसे क्या कहा जाता है कि आप ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखिएगा कि अगर आपको नो सूनर देखने को मिल जाए, नो सूनर सेंटेंस के स्टार्टिंग में देखने को मिल जाए, तो इसके साथ जो इसका कोरिलेटिव होता है वो होता है देन, ना कि THEN। इसी के साथ और भी पढ़ाया जाता है कि आपको हार्डली देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिल सकता है? हार्डली देखने को मिल सकता है, या फिर स्केर्सली देखने को मिल सकता है। इन दोनों के साथ हम व्हेन का इस्तेमाल करते हैं। साथ में इसी के साथ आप याद रख सकते हो कि नॉट ओनली के साथ, नॉट ओनली, कई बार इसके साथ मियरली भी देखने को मिल जाएगा, मियरली देखने को मिल जाएगा। तो ओनली या मियरली दोनों यूज होता है। इसके साथ बट ऑल्सो का इस्तेमाल करते हैं, बट ऑल्सो का इस्तेमाल करते हैं। साथ में कुछ और याद करना चाहो तो ईदर के साथ आप और का इस्तेमाल करते हो, नीदर के साथ आप, नीदर के साथ आप नॉर का इस्तेमाल। ये चीजें आप खूब रटते हो। जब ये चीजें रटते हो तो साथ में एक चीज ये है कि इनके साथ स्पेशली, अगर आपको मेरी क्लास याद है तो मैंने खूब रटवाया है कि इनके साथ एक चीज और ध्यान रखना होता है कि अगर इनसे सेंटेंस स्टार्ट हुआ, इनसे सेंटेंस स्टार्ट हुआ हो तो हम इन्वर्जन का इस्तेमाल करते हैं। इन्वर्जन का मतलब क्या है कि नॉन निगेटिव, नॉन इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम वर्ब का इस्तेमाल सब्जेक्ट के पहले कर लेते हैं। तो देखो सेंटेंस नो सूनर से स्टार्ट हुआ है तो नो सूनर के बाद आपको तुरंत चेक करना होता है कि सब्जेक्ट आया या वर्ब आया। अगर वर्ब आया तो सही है, अगर वर्ब नहीं आया तो गलत है। तो ये जो वर्ब है ना उसकी पोजीशन पहले होनी चाहिए, इसकी पोजीशन जो है बाद में होना चाहिए। समझ में आया? तो वर्ब को आपको आगे ले जाना पड़ेगा और द रिजल्ट्स को उसके प्लेस पे रखोगे तो उसके पीछे आ जाएगा। तो ये इन्वर्जन का एरर है, इन्वर्जन का एरर है। समझ में आया? तो यहां पे सही क्या होगा? नो सूनर वर द रिजल्ट्स अनाउंस्ड देन द शेयर होल्डर्स स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द मैनेजमेंट्स स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। ये सेंटेंस सही होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एक्सटेंट टू विच द मिनिस्टर्स स्टेटमेंट केम अंडर क्रिटिसिज्म। ध्यान से देखना इस पूरे सेक्शन को। द एक्सटेंट टू विच द मिनिस्टर्स स्टेटमेंट केम अंडर क्रिटिसिज्म रिफ्लेक्ट्स not merely public dissatisfaction but also that the media has increasingly begun scrutinizing political rhetoric। rhetoric होता है जब आप बातचीत करने में बहुत निपुण होते हैं, मतलब आप बातचीत इस तरीके से करते हैं कि सामने वाले बिल्कुल एकदम खुश हो जाते हैं। तो एक तरीके का एक वक्पटुता वाली बात होती है। अब यहाँ इस पूरे क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में ध्यान से देखेंगे तो एक रूल है जो कंजंक्शन के चैप्टर में आपको नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ पढ़ाया जाता है। नॉट ओनली, और ये भी बताया जाता है पिछले सालों में कई बार ये एरर पूछा गया है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। एक तो हम एक पेयर याद रखते हैं कि नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो इस्तेमाल होता है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो नॉट ओनली के साथ जो है कहेंगे कि ये गड़बड़ है, नॉट मियरली लिखा हुआ है सर, नॉट मियरली की जगह नॉट ओनली होना चाहिए। तो इस बात को ध्यान रखना कि नॉट ओनली की जगह आप नॉट मियरली इस्तेमाल करते हो, नॉट मियरली इस्तेमाल करते हो, ये सही होता है, ये सही होता है। ओनली की जगह मियरली करोगे तो भी एक ही बात है। लेकिन इनके साथ क्या होता है, पैरेलल स्ट्रक्चर रखते हैं कि जैसा इसके बाद स्ट्रक्चर रखते हैं वैसा बट ऑल्सो के बाद स्ट्रक्चर रखते हैं। जैसे हमने लिखा है नॉट ओनली पब्लिक डिससैटिस्फैक्शन, तो यहां हमने एक फ्रेज डाला है, एक फ्रेज डाला है
फिर बट ऑल्सो के बाद हमने क्या किया, दैट द मीडिया हैज इंक्रीजिंगली बिगेन। तो बट ऑल्सो के बाद हमने दैट का इस्तेमाल कर दिया गया है। तो नॉट मियरली पब्लिक डिससेटिस्फैक्शन बट ऑल्सो द मीडिया हैज इंक्रीजिंगली, ये दैट को यहां से रिमूव करना पड़ेगा, दैट अननेसेसरली है, ये पैरेलल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर रहा है, ये पैरेलल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि इसके बाद अगर आपने एक फ्रेज लिया है पब्लिक डिससेटिस्फैक्शन का, तो साथ में उसके बाद बट ऑल्सो, बस आपको सिर्फ डायरेक्टली द मीडिया लेना पड़ेगा, दैट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट ही नहीं है, दैट अननेसेसरली डला हुआ है यहाँ पे। तो क्वेश्चन 8 का करेक्शन क्या होगा, क्वेश्चन 8 का करेक्शन ऐसा होगा, द एक्सटेंट टू विच द मिनिस्टर्स स्टेटमेंट केम अंडर criticism reflects not merely public dissatisfaction but also the media, इन दोनों को कर रहा है, has increasingly began scrutinizing political rhetoric। समझ में आई? अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। अगला है, had he not deferred the proposal for weeks, had he not deferred the proposal for weeks, the board would have had a better chance, the board would have had a better chance to evaluating the project's long-term viability before the deadline lapsed। ये क्वेश्चन नंबर 9 बड़े ही लंबा है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। जब ध्यान से आप ये पढ़ोगे तो टू के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है। अगर आपको याद होगा, जब मैं प्रीपोजिशन पढ़ा रहा था आपको संकल्प बैच में, मैं बार बार संकल्प बैच का इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि मैंने उसमें टाइप बताया था कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे प्रीपोजिशन जो है चैप्टर नहीं पढ़ाया था, मैंने पैटर्न बताया था कि प्रीपोजिशन से किस किस पैटर्न के आपके एग्जाम के क्वेश्चन बनते हैं। उसमें भी एक पैटर्न मैंने आपको बताया था कि टू के साथ कई बार आप देखोगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म लग के आता है। तो ध्यान रखिएगा, टू के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं लगाते हो जब इन्फिनेटिव की तरह इस्तेमाल करना होता है। तो चांस टू इवेल्युएट होगा, ना कि चांस टू इवेल्युएटिंग होगा। तो ये वाला जो सेक्शन है ये सही होके 2+V1 आएगा। क्या आएगा? 2+V1 आएगा। अब आप इसको समझना चाहो पूरे सेंटेंस को, वो भी मैं समझा देता हूं। हैड ही नॉट डिफर्ड द प्रपोजल फॉर वीक्स, ये आपका एक क्लॉज हो गया। क्लॉज में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि परफेक्ट टेंस बनाया गया, सब कुछ ठीक है। द बोर्ड वुड हैव हैड, तो द बोर्ड वुड हैव हैड ए बेटर चांस की बात हो रही है कि बोर्ड के पास बेटर चांस होता, जो कि नहीं है। ये अपने आप में पूरा जो क्लॉज है अपने आप में सही है। क्या करने का चांस नहीं होता? तो चांस टू इवेल्युएट द प्रोजेक्ट नहीं होता लॉन्ग टर्म वायबिलिटी के हिसाब से, जब तक डेडलाइन खत्म नहीं हो गई थी। समझ में आई बात? तो यहां पे 2+V1 चाहिए, ना कि 2+ वर्ब की आईएनजी फॉर्म चाहिए। आई होप इस बात को समझ गए हो, और इस बात को समझ गए हो तो क्वेश्चन नंबर 9 में ये जो एरर है अगली बार आएगा तो आप इसे पिक कर लोगे। ये सबसे आसान क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन था जिसको संकल्प बैच में मैंने पढ़ाया भी था, और बार बार आपको ये भी बोला था कि नहीं, ये जो चीज़ है वो आएगा, और क्योंकि हमेशा से आता रहा है तो आएगा ही आएगा। बस इस बार क्या है कि ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा लेंदी बनाया गया है, ये थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, चीजें वही हैं, कुछ चीजें नई हैं और बाकी चीजें पुरानी हैं। क्या ग्रामर के रूल्स थोड़ा बदल जाएंगे। अगला है, फाइंड द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स एन एरर। ठीक है ना? द डिसीजन टू डिले द लंच, सॉरी लंच नहीं है, लॉन्च लिखा हुआ है। द डिसीजन टू डिले द लॉन्च वाज मेड सो क्विकली दैट इट सरप्राइज नॉट ओनली द स्टाफ बट ऑल्सो टू द स्टेक होल्डर्स। नॉट ओनली द स्टाफ के बाद जो होना चाहिए, नॉट ओनली के बाद आपने डायरेक्टली क्या लिया इसका ऑब्जेक्ट, तो बट ऑल्सो के बाद भी आपको डायरेक्टली क्या लेना पड़ेगा? द स्टेक होल्डर। ये जो टू लिखा हुआ है वो अननेसेसरली है। तो दो क्वेश्चन आपको मिल गए, नॉट ओनली बट ऑल्सो पे, और दोनों क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या था कि पैरेलल स्ट्रक्चर नहीं डाला गया है। मैंने नॉट ओनली बट ऑल्सो वाले पे जब मैं कंजंक्शन का चैप्टर पढ़ा रहा था तो मैंने करीबन 8 या 10 क्वेश्चन ऐसे प्रीवियस ईयर के कराए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये वो जगह है जहां से एसएससी क्वेश्चन पूछना पसंद करती है। सवाल टीसीएस का नहीं है, टीसीएस के पहले जब सिफी कराती थी तो भी वही था, अभी जो है एडुकेटी आ गई है तो भी वही सेम चीज है, क्योंकि ये क्वालिटी क्वेश्चन यहीं से बनते हैं जो समझ में आना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आप समझ पा रहे हो, इसका मतलब एग्जामिनर ये समझता है कि भाई आप सीजीएल क्वालिफाई करने के लायक हो। समझ में आया? तो इस तरीके की जानकारी आपको होनी चाहिए। इस तरीके की जानकारी तभी होती है ग्रामर पे ठीक पकड़ बन जाती है, क्योंकि पैरेलल स्ट्रक्चर पकड़ना इतना आसान नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन को देखो, द एजम्पशंस दैट ऑल डाटा मस्ट बी नॉर्मलाइज्ड। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पे लिखा हुआ है द एजम्पशंस, तो कुछ चीजें कई बार सिखाने का मन करता है। एजम्पशन के बाद रिलेटिव क्लॉज लगा दिया गया है, ऑल डाटा मस्ट बी नॉर्मलाइज्ड बिफोर प्रोसेसिंग इट, बिफोर प्रोसेसिंग इट यूजिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। ये जो दिया हुआ है ना, जो रिलेटिव क्लॉज दिया हुआ है, ये जो रिलेटिव क्लॉज दिया हुआ है, ये पूरा अपने आप में रिलेटिव क्लॉज है।
क्या है, ये पूरा अपने आप में रिलेटिव क्लॉज है जो इंफॉर्मेशन पास कर रहा है एजम्पशन के विषय में। मतलब जो आगे जो वर्ब आया है उसका सब्जेक्ट क्या है, द एजम्पशन है। हैज बिकम ए कॉमन प्रैक्टिस इन दिस डोमेन फॉर डिकेड्स। तो द एजम्पशन के हिसाब से जो हैज दिया हुआ है अपने आप में करेक्ट है। ऑल डेटा मस्ट बी नॉर्मलाइज बिफोर प्रोसेसिंग इट, अपने आप में ठीक है। डेटा के लिए इट का इस्तेमाल हुआ है, डेटा का इस्तेमाल प्लूरल भी होता है, डेटा का इस्तेमाल सिंगुलर भी होता है। जब डेटा इंफॉर्मेशन के टर्म में देखते हो, कलेक्टिव सेंस में देखते हो, तो ये अनकाउंटेबल होता है। जब अनकाउंटेबल होता है तो इसके लिए हम सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं और इसे सिंगुलर ट्रीट करते हैं। मतलब अगर क्वेश्चन नंबर 11 में देखोगे तो इसमें किसी भी तरीके का एरर नहीं है। पहला क्वेश्चन मिला जो मेरे को एग्जाम के अंदर किसी भी तरीके का एरर का नहीं था। एक बार मैं मैच भी करा लेता हूं, मेरे पास कहीं नोट्स होंगे। यस, नो एरर का क्वेश्चन है, इसमें कहीं एरर दिखाई नहीं दे रहा, साफ साफ क्वेश्चन नंबर 11 में कोई एरर नहीं है। इसके बाद आगे देखें क्वेश्चन नंबर 12, दोज मस्ट अफेक्टेड बाय द डिसीजन। जैसे मैं बात करता हूं दोज, मोस्ट लिखा हुआ है, ठीक है ना, दोज मोस्ट अफेक्टेड बाय द, ये जो आपका मोस्ट अफेक्टेड बाय द डिसीजन लिखा हुआ है ये मॉडिफायर है। ये मॉडिफायर पोस्ट मॉडिफायर है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, दोज को मॉडिफाई कर रहा है। इसका मतलब है ये पूरी यूनिट जो है वो है मॉडिफायर। इसका मतलब है जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या है, दोज। दोज क्या है, प्लूरल। दोज क्या है, प्लूरल। अब जरा ध्यान से देखो, अगर ये प्लूरल है, यहां पे क्या लिखा हुआ, अपीयर्स, जो वर्ब है वो सिंगुलर दिया हुआ है, तो अपीयर्स होना चाहिए या अपीयर होना चाहिए, अपीयर होना चाहिए। फिर ये प्लूरल हो जाएगा, ये रॉन्ग है। समझ में आया, क्वेश्चन यही सॉल्व हो जाएगा। आगे की बाकी सारी इंफॉर्मेशन इररिलेवेंट है, क्योंकि आपको एरर मिल गया है, तो आगे पढ़ो ना पढ़ो बात बराबर है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। मैंने बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया है, ये वाला अलग से स्पेशल सी क्लासेस लेके कराई मैंने संकल्प बैच में। अगला दिया हुआ, द एचआर हेड मेड द असिस्टेंट रीसबमिटिंग all the made the assistant resubmitting all the documentation after discovering a discrepancy in the date of joining for 3 contractual employees। जरा ध्यान से देखो, मेरे पास एक लिस्ट होगा जिसमें हम बोलते हैं लेट मेक लेट ध्यान से देखो, ये वाला बार बार पूछा जाता है, ये वाला बार बार पूछा जाता है, मेक लेट गेट और हेल्प। जो स्ट्रक्चर आता है सेंटेंस के अंदर, मेक के बाद एक ऑब्जेक्ट आएगा, ध्यान से देखिएगा, मेक के बाद एक ऑब्जेक्ट आएगा, गेट के बाद एक ऑब्जेक्ट आएगा, हेल्प के बाद एक ऑब्जेक्ट आएगा। और ध्यान से देखना, ये जो ऑब्जेक्ट होगा एक पर्सन होगा, ज़्यादातर केसेस में पर्सन होगा, ये होगा पर्सन होगा, होगा। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, फिर से एक वर्ब आएगा, फिर से एक वर्ब आएगा, फिर से एक वर्ब आएगा, चारों के बाद फिर से एक वर्ब आएगा। अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिले, इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिले, तो आप तुरंत जानिए, समझिएगा कि मेक लेट गेट और हेल्प जो है कॉजेटिव वर्ब की तरह काम कर रहा है। कॉजेटिव वर्ब क्या काम करता है, पॉजिटिव वर्ब अपने बाद आने वाला जो ऑब्जेक्ट होता है उससे कोई काम कराता है, कारण बनता है किसी को दूसरा काम कराने के लिए। तो मेक ऑब्जेक्ट, मेक अ पर्सन डू समथिंग, लेट अ पर्सन डू समथिंग, गेट अ पर्सन डू समथिंग, हेल्प अ पर्सन डू समथिंग, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। तो ध्यान से देखिए, द एचआर हेड, इसके आगे कुछ भी हो, मेड, एचआर हेड ने मेड किया किसको, मेड के बाद एक ऑब्जेक्ट आया असिस्टेंट को, क्या करने के लिए, रीसबमिटिंग करने के लिए, क्या करने के लिए, रीसबमिटिंग करने के लिए ये वर्ब आया है, ये वर्ब आया है। तो ध्यान रखिएगा कि जो मेक होता है और जो लेट होता है, जब इनके बाद ऑब्जेक्ट आता है, इनके बाद जब वर्ब इस्तेमाल किया जाता है, तो जो वर्ब होता है वो हमेशा इस दोनों केसेस में सिर्फ V1 होता है। क्या होता है, इन दोनों केसेस में सिर्फ और सिर्फ V1 होता है। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो, सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके बाद हम हमेशा V1 का इस्तेमाल करते हैं। यहां किसका इस्तेमाल किया गया है, यहाँ मेक का सेकेंड फॉर्म मेड है, तो ये क्या किस तरीके का वर्ब है, पॉजिटिव वर्ब है। फिर असिस्टेंट के बाद जो रीसबमिटिंग आया ये गलत है, क्या होना चाहिए, यहां पे सिर्फ और सिर्फ रीसबमिट होना चाहिए, रीसबमिट होना चाहिए, ये सही होगा। क्या, V1 आएगा, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव वर्ब है, ये जो मेड है ना ये क्या है, एक पॉजिटिव वर्ब है, एक पॉजिटिव वर्ब का केस है। अब ध्यान रखिएगा, गेट अपने बाद जो है 2+V1 लेता है, 2+V1 लेता है, और जो हेल्प है ये अपने बाद 2+V1 भी लेता है और सिंपल V1 भी लेता है, इसके साथ कुछ भी लगा दो, दोनों चल जाता है,
तो इससे एरर नहीं पूछता एग्जाम में, क्योंकि दोनों में दोनों सही हो जाता है तो इससे एरर नहीं पूछता है, इससे एरर चौथे वाले से नहीं पूछता है। लेकिन इससे 1 और 2 से पूछता है, इनके साथ V1 है, और ये जो 3 वाला है इससे पूछता है, इसके साथ 2 + V1 लगाते हैं। समझ में आई बात? अगर यहीं पे द एचआर हेड के साथ हमने गेट लगा दिया होता तो द एचआर हेड गेट द असिस्टेंस टू रीसबमिट ऑल द डॉक्यूमेंटेशन। अगर मेड को अगर मैं बदल देता यहाँ पे, और मेड को बदल के मैं क्या कर देता, अगर मैं इसको गॉट लिख देता, गेट का सेकंड फॉर्म गॉट द असिस्टेंट, तो फिर यहाँ पे क्या लगाना पड़ता, टू रीसबमिट ऑल द डॉक्यूमेंटेशन आफ्टर डिस्कवरिंग ए डिस्क्रिपेंसीज। अब पॉजिटिव वर्ब पे एक संकल्प बैच में एक पूरा वीडियो बनाया है मैंने, साफ साफ इसको अच्छी तरीके से पढ़ाया था पेपर देने जाने से पहले कि बच्चा ये सब पढ़ के जाओ, जब एग्जाम के अंदर जाओगे तो ये सब कुछ पूछा जाएगा। चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ फाड़ के आप लोगों को चिल्लाया था, ये सब चीज़ें आती है, लेकिन आप लोगों ने क्या किया था, ये सब कुछ नहीं पढ़ा था अच्छी तरीके से। अगर ये अच्छे से पढ़ा होता तो इस तरीके के सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होते, लेकिन इस पर प्रैक्टिस भी बहुत मांगता है। इतना आसान नहीं होता है कि आप बगैर प्रैक्टिस के आप एग्जाम में चले जाओ और जब क्वेश्चन की लेंथ बड़ी हो जाती है तो ये सब चीज़ें दिखाई दे जाए। आपको घर पे इस तरीके के लेंथी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस खूब करनी होती है। चलो अगला क्वेश्चन है, इट इज द अनसर्टेनिटी। इट इज द अनसर्टेनिटी जब लिखी हुई है तो जरा ध्यान से देखो, इट भी आपका सिंगुलर है और ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है किसके लिए, अनसर्टेनिटी के लिए। फिर लिखा है आप हाउ द काउंसिल इंटेंस टू प्रोसीड, ये जो है ये पूरा का पूरा मॉडिफायर है इसी फ्रेज के लिए, अनसर्टेनिटी के लिए। लिखा है दैट सीम टू हैव क्रिएटेड, ये जो दैट सीम लिखा है ना, दैट आया इट के लिए या अनसर्टेनिटी के लिए, इट और अनसर्टेनिटी दोनों सिंगुलर है, तो ये जो सीम है, सीम की जगह क्या होना चाहिए, सीम्स होना चाहिए, सीम्स होना चाहिए। सीम्स टू हैव क्रिएटेड द मोस्ट अनरेस्ट एमंग दोज वेटिंग फॉर रेगुलेटरी क्लियरेंस। आपको ये समझना होगा कि सब्जेक्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है। जो इट है वो सिंगुलर है, इट इज द अनसर्टेनिटी है, तो ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, यही मेन सब्जेक्ट है जिसके विषय में पूरी चर्चा की जा रही है। जो आगे का हिस्सा ये दिया गया है ना, ये इसका मॉडिफायर है, प्रीपोजिशन लगा के जो इंफॉर्मेशन दिया गया है, ये जो हिस्सा दिया गया है ये मॉडिफायर है, अतिरिक्त इंफॉर्मेशन अनसर्टेनिटी के विषय बता रहा है कि कौन सी अनसर्टेनिटी है, आप हाउ द काउंसिल इंटेंस टू प्रोसीड, ठीक है। उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन दैट लगाया गया है, दैट अपने एंटीसीडेंट को फॉलो करता है क्योंकि ये पोस्ट मॉडिफायर है, अनसर्टेनिटी के लिए आया है, तो इसका जो एंटीसीडेंट है, एंटीसीडेंट अनसर्टेनिटी है और अनसर्टेनिटी सिंगुलर है, तो सीम भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आता है वो अपने एंटीसीडेंट को फॉलो करता है, क्योंकि आगे की इंफॉर्मेशन अनसर्टेनिटी के विषय में है, ये सिंगुलर है, तो जो सीम है ये सीम की जगह सीम्स होना चाहिए। समझ में आया? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द प्रोटेस्ट। द प्रोटेस्ट की बात करें, सिंगुलर है, कॉमा लगाया गया है, दो पीसफुल इन नेचर, तो ये आपका एक मॉडिफायर फ्रेज है जो कि नॉन एसेंशियल है, जरूरी नहीं है, इसी वजह से दो कॉमा के बीच में रखा गया, नॉन रिस्ट्रिक्टिव इन नेचर है। तो दो पीसफुल इन नेचर, यद्यपि जो प्रोटेस्टर पीसफुल नेचर में था, वर पोर्ट्रेड, वर इस्तेमाल किया गया प्रोटेस्ट के लिए। ये जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट क्या है, प्रोटेस्ट है, क्योंकि ये मॉडिफायर है, ये मॉडिफायर है जो प्रोटेस्ट के विषय में इंफॉर्मेशन पास कर रहा है, पर नॉन एसेंशियल है। पर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट तो यही है ना, ये सब्जेक्ट है, इसका ये पोस्ट मॉडिफायर है, नॉन एसेंशियल पोस्ट मॉडिफायर है, इसको आप हटा दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्रोटेस्ट वर पोर्ट्रेड, प्रोटेस्ट पोर्ट्रेट किया गया था। फिर प्रोटेस्ट के विषय में जानकारी देगी ये दो पीसफुल इन नेचर, यद्यपि वह शांतिपूर्ण था नेचर में। तो ये जो वर है, वर की जगह क्या होना चाहिए, वॉज होना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट है ये क्या है, सिंगुलर है। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें। अगला क्वेश्चन है ही ऑब्जेक्ट टू द न्यू पॉलिसी, ही ऑब्जेक्ट टू द न्यू पॉलिसी ऑन द ग्राउंड्स दैट इट वायलेटेड द प्रिंसिपल राइट्स ऑफ द एम्प्लॉइज। ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 18 को अगर घूर घूर के देखोगे, और अगर आपने मेरा नाउन का चैप्टर पढ़ा हुआ है, नाउन का चैप्टर पढ़ा हुआ है, और घूर घूर के देखोगे तो आपको याद होना चाहिए कि मैंने क्या पढ़ाया था। मैंने कहा था कि एक चीज है आपके उसमें पूछेगी, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, इन दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। ये जो प्रिंसिपल है इसका मतलब प्रधानाचार्य होता है अगर नाउन की तरह इस्तेमाल करें, और अगर इसको एग्जेक्टिव की तरह इस्तेमाल करें तो इसको मुख्य बोलते हैं, मुख्य या मेन, मुख्य या मेन। जैसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल थिंग, प्रिंसिपल रीजन, तो उसमें प्रिंसिपल ये इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, इसका मतलब होता है सिद्धांत, और ये होता है आपका नाउन, ये होता है आपका नाउन। ये पढ़ाया गया है, मेरे पास किताब है, रुको एक मिनट,
मैं पेज नंबर बताता हूँ, इस पेज नंबर पे स्पेशली इसको मेंशन किया गया है नाउन के चैप्टर में। ये इसलिए नहीं मेंशन किया गया कि पहली बार पूछा गया, बार बार पूछा जाता है इसलिए मेंशन किया गया था। और मैंने कई बार बोला कि बच्चा ये किताब उठा के मेरी पढ़ लो यार, बहुत ध्यान से मैं इसको पढ़ाता लिखवाता हूँ सब कुछ। ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर किताब में 23 पे, पूरा इसमें लिखा गया है वेजेस वेजेस, इसके पेयर जो है सारे पेयर लिखे गए हैं अलग अलग तरीके से, कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। मतलब इसमें आप ऐसे मान के चलो हमने हर चीज़ पढ़ाई है। ये मिलेगा आपको फॉरवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड क्या होता है, पर्सनल और पर्सनल क्या होता है, ट्रायल और ट्रेल क्या होता है, होम और हाउस, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल। पॉइंट 8 पे है, पॉइंट 8 पे यहाँ पे दिया हुआ है, पेज नंबर 31 है, पेज नंबर 31 है यहाँ पे दिया हुआ है। और ना ही ये दिया हुआ है, 4 ऐसे एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर में इस पे बेस पूछे गए हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो लिखा है प्रिंसिपल राइट्स। एक तो राइट्स का मॉडिफायर चाहिए, मतलब यहाँ पे एग्जेक्टिव चाहिए, प्रिंसिपल होता है सिद्धांत, और आर्टिकल द और नाउन के बीच में जो आता है वो होता है एग्जेक्टिव। तो ये प्रिंसिपल ये वाला नहीं चाहिए, ये वाला चाहिए, तो PLE नहीं PAL वाला चाहिए। समझ में आया? ये एरर दिया गया था। ये अगर रट के गए हो इतनी बार, अगर नाउन चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा ना मेरा तो, और किताब भी पढ़ ली ना, तो उसमें 4-5 बार ये एग्जाम्पल मेंशन है और कह कह के चिल्ला चिल्ला के बताया जाता है कि ये एक ऐसी जगह है जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन उठाता है। उठाया इसने कभी पर्सनल वर्सेस पर्सनल उठा लेगा, पर्सनल मतलब खुद का और पर्सनल मतलब आर्मी वाला, डबल NEL स्पेलिंग में फर्क होता है, NAL और डबल NEL। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। द CEO डिमांडेड दैट द रिपोर्ट इज सबमिटेड टू द बोर्ड नॉट लेटर देन वेडनेसडे आफ्टरनून फॉर इमीडिएट इवेल्युएशन। द CEO डिमांडेड दैट द रिपोर्ट इज सबमिटेड टू द बोर्ड। CEO ने डिमांड किया था, क्या डिमांड किया है? दैट द रिपोर्ट इज सबमिटेड टू द बोर्ड नॉट लेटर देन वेडनेसडे आफ्टरनून फॉर इमीडिएट इवेल्युएशन। क्वेश्चन नंबर 19। कुछ गड़बड़ है या सेंटेंस सही है? 1 मिनट मेरे को मैच करा लें तो। हाँ ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन वैसे भी नहीं दिखता है, मतलब 2 क्वेश्चन था, मैं कंफ्यूज हो गया था क्योंकि आने से पहले एक बार अपन क्वेश्चन देख के आते हैं कि क्लास में ऐसा तो ना हो कि मास्टर साहब फंसी जाए। तो एक तो क्वेश्चन ये था जिसमें मैं कंफ्यूज हो गया, द CEO अलोंग विथ इसके साथ ऐड हुआ था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का था, तो मुझे लगा वही वाला क्वेश्चन है, तो ध्यान से पढ़ा नहीं। ये क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन है। मूड एक चैप्टर है जो यूजुअली सारे शिक्षक छोड़ देते हैं, सारे शिक्षक छोड़ देते हैं। इस पे मैंने एक वीडियो बना दिया था क्योंकि हमें लगता था कि इस तरीके के क्वेश्चन पिछले सालों में आए हैं, तो संकल्प बैच में मैंने स्पेशली एक वीडियो बना दिया था कि भैया ये भी आप पढ़ लो, मूड और स्पेशली सब्जेक्टिव मूड जरूर पढ़ लो, क्योंकि इससे 1-2 बार क्वेश्चन पूछे जा गए हैं, तो सब्जेक्टिव मूड पढ़ लेना चाहिए। इसमें कुछ वर्ब्स आपको ध्यान रखने होते हैं, और अगर उन वर्ब्स को सही से आपने ध्यान नहीं रखा तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना। हम और आप कितना भी याद रखते रहे, बार बार भूल जाते हैं। जैसे मैं बात करता हूं, अगर हम बात करें डिमांड की, अगर हम बात करें सजेशन की, सजेस्ट की बात करें, सजेशन की बात करें, हम इंसेस्ट की बात करें, इंसेस्ट की बात करते हैं, कई बार होता है हम रिक्वेस्ट की बात करते हैं, रिक्वेस्ट की बात करते हैं, रिक्वेस्ट की बात करते हैं। जब इनका इस्तेमाल होता है CEO डिमांडेड, फिर उसके बाद दैट द रिपोर्ट इज सबमिटेड, दैट द रिपोर्ट इज सबमिटेड, उसके बाद एक क्लॉज आता है आपके पास, उसके बाद आता है दैट के साथ एक रिलेटिव क्लॉज आता है कि डिमांडेड दैट, सजेस्टेड दैट, इंसिस्टेड दैट, रिक्वेस्टेड दैट। फिर लिखा है द रिपोर्ट इज सबमिटेड टू द बोर्ड नॉट लेटर देन वेडनेसडे आफ्टरनून फॉर इमीडिएट इवेल्युएशन। जो इज सबमिटेड लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, जो इज सबमिटेड लिखा है कि दैट द रिपोर्ट, फिर दैट के बाद क्या आता है? दैट के बाद आपका एक सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद फिर से इसके साथ आप वर्ब लेते हो, उसके साथ एक वर्ब लेते हो, जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर है कि दैट है, द रिपोर्ट है, फिर उसके बाद वर्ब है। इस वर्ब का बड़ा ध्यान रखना होता है। इसके 2 तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, एक एक्टिव स्ट्रक्चर होता है और एक इसका पैसिव स्ट्रक्चर होता है, पैसिव स्ट्रक्चर होता है। तो एक्टिव स्ट्रक्चर और पैसिव स्ट्रक्चर दोनों आपको ध्यान रखने होते हैं। एक्टिव स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो एक्टिव स्ट्रक्चर में इसमें आपको वर्ब की बेस फॉर्म लेनी होती है, खाली वर्ब की बेस फॉर्म लेनी होती है, मतलब V1 लेनी होती है। तो अगर मैं इसको बेस फॉर्म में बनाऊं तो मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा, द CEO डिमांडेड दैट द रिपोर्ट सबमिट टू द बोर्ड। यहां पे इस सबमिटेड की जगह सबमिट डालूंगा, सिर्फ इज हटाऊंगा और सबमिटेड की जगह इसका V1 फॉर्म लूंगा, सबमिट टू द बोर्ड नॉट लेटर देन वेडनेसडे आफ्टरनून फॉर इमीडिएट इवेल्युएशन। तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। या तो इसका पैसिव स्ट्रक्चर लूंगा और पैसिव स्ट्रक्चर में इसको बी में कन्वर्ट कर दूंगा। यहां पे जो स्ट्रक्चर लेते हैं, जब पैसिव स्ट्रक्चर लेते हैं तो B+V3 का इस्तेमाल करते हैं, B+V3 का इस्तेमाल करते हैं किसमें? पैसिव स्ट्रक्चर में। ये होता है तरीका
कि अगर डिमांडेड दैट है, सजेस्टेड दैट है, इंसिस्टेड दैट है, इसके बाद सब्जेक्ट है, इसके बाद अगर वर्ब आ रहा है तो जो वर्ब होगा एक्टिव स्ट्रक्चर में रखेंगे तो V1 लेंगे, और अगर पैसिव स्ट्रक्चर में रखेंगे तो B प्लस V3 लेते हैं। तो यहां पे क्योंकि इज सबमिटेड था, पैसिव स्ट्रक्चर पहले इस्तेमाल था, और अगर इसको पैसिव में कन्वर्ट करोगे तो बी सबमिटेड लिखोगे, और अगर एक्टिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करोगे, कर सकते हो, तो यहां पर सिर्फ सबमिट इस्तेमाल करोगे, सेंटेंस अपने आप में करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो था ये सब्जेक्टिव मूड का क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव मूड का क्वेश्चन है। और सब्जेक्टिव मूड में लेटेस्ट में एक बहुत क्वालिटी वीडियो जो है अमन वशिष्ठ सर ने जो है अपलोड किया है यूट्यूब चैनल पे, ताकि आप मूड को अच्छी तरीके से समझ पाओ। मैंने भी इस मूड को कवर किया है, अमन वशिष्ठ सर ने भी कवर किया, बहुत क्वालिटी वाइज कवर किया है। मैंने उनका लेक्चर थोड़ी देर देखा था, पर बहुत उम्दा पढ़ाते हैं। देखो हम टीचर एक दूसरे के लेक्चर देखते रहते हैं, अगर हमें समझ में आता है कि कुछ काम का है, कुछ टॉपिक सही से पढ़ाया गया तो मैं थोड़ी देर लेक्चर देख रहा था, फिर मुझे लगा कि उन शिक्षक को ये चीज़ बहुत अच्छे से कवर करने आई। तो आप सब लोग अगर वीडियो देखना चाहते हो तो आप जाके वहाँ पे देख लो, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अंग्रेजी के शिक्षकों का आपस में कोई मारपीट नहीं है यार, मैथ के शिक्षकों का ही खाली मारपीट है। अगला क्वेश्चन है नो सूनर। जैसे नो सूनर देखा तो आपको दो चीज़ें चेक करनी है कि क्या इसके बाद जो है, क्योंकि नो सूनर से स्टार्ट हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आया है, इन्वर्जन है। उसके बाद नो सूनर के साथ आपको मैच कराना होता है कि क्या देन दिया हुआ है। तो ध्यान से देखो, नो सूनर हैड द प्रपोजल बीन सर्कुलेटेड, दैट का इस्तेमाल किया हुआ है, जो कि दैट की जगह क्या होना चाहिए, देन होना चाहिए। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद अगला है सी स्पोक कॉन्शियस। देखो ये अभी अगर लास्ट आपने मेरी वीडियो देखी होगी जो मैंने आपको मॉडिफायर्स पे पढ़ाया था, तो मैंने खूब कायदे से 7-8 क्वेश्चन अभी कराए थे कि पूछा जा रहा है वर्ब के बाद जो है एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे, वर्ब का मॉडिफायर एडवर्ब होगा, तो वर्ब का मॉडिफायर एडवर्ब होता है। सी स्पोक हाउ, अगर आप यू कह दो सी स्पोक हाउ, तो जवाब आएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। तो कॉन्शियस नहीं होता है, कॉन्शियसली होगा। क्या होगा, कॉन्शियसली होगा। आपको एडवर्ब चाहिए, और यहां पे एडवर्ब नहीं दिया, एडजेक्टिव दिया है, तो एडजेक्टिव नहीं, वर्ब को मॉडिफाई एडवर्ब करता है। समझ में है। अगला क्वेश्चन है सो इंटेंस वॉज द रेजिस्टेंस, सो इंटेंस वॉज द रेजिस्टेंस दैट द प्रपोजल नॉट ओनली फेल्ड बट ऑल्सो फेस्ड, not only failed but also faced with widespread criticism across institutional stakeholders। अब यहां पे देखो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो किसी के पल्ले नहीं पड़ेगा और समझ में भी नहीं आएगा कि क्या एरर है। जैसे हमने बोला कि नॉट ओनली के बाद फेल्ड आया है V2, बट ऑल्सो के बाद फेस्ड आया, ये भी V2 है, तो ये पैरेलल स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब हम फेस्ड का इस्तेमाल करते हैं, जब हम फेस्ड का इस्तेमाल करते हैं तो फेस्ड के साथ हम विथ का इस्तेमाल नहीं करते हैं जब हम एक्टिव स्ट्रक्चर बना रहे हैं। जब हम एक्टिव स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं तो हम फेस्ड के साथ विथ का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम इसके साथ इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते। हम इसके साथ किसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम एक्टिव स्ट्रक्चर में फेस के साथ विथ का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि सेंटेंस लिखा हुआ दैट द प्रपोजल नॉट ओनली फेल्ड, प्रपोजल फेल नहीं हुआ, फेल किया गया ऐसा नहीं बता रहे, प्रपोजल फेल हुआ है बट ऑल्सो फेस्ड, दैट द प्रपोजल नॉट ओनली फेल्ड बट ऑल्सो फेस्ड वाइड स्प्रेड क्रिटिसिज्म। अगर आप विथ हटा दोगे तो ये अपने आप में क्या होगा, अपने आप में करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस एक्टिव स्ट्रक्चर में हो जाएगा। और एक्टिव स्ट्रक्चर में होने का मतलब है कि ओनली के साथ V2 हो गया बट ऑल्सो के साथ फेस्ड हो गया, ये विथ आपको हटाना पड़ेगा। और वैसे भी फेस जो है एक्टिव स्ट्रक्चर में कभी भी विथ नहीं लेता है, कभी भी आप ये नहीं सुनोगे कि भाई फेस्ड विथ समथिंग होता है, फेस्ड विथ डिफिकल्टी होता है, ये एक्टिव स्ट्रक्चर में नहीं रखते हम लोग। समझ में आता है। ये सब जो रखने हैं वो हम पैसिव स्ट्रक्चर में रखते हैं, एक्टिव स्ट्रक्चर में बिल्कुल नहीं रखते हैं। जैसे कई बार एग्जाम्पल लिखते हैं द प्रपोजल फेस्ड डिफिकल्टी या फिर विथ डिफिकल्टी, क्या सही होगा आप बता दो कि प्रपोजल ने डिफिकल्टी फेस की या विथ डिफिकल्टी फेस की। तो जो एक्टिव स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से लिखते हैं, विथ डिफिकल्टी नहीं लिखते, ये गलत होता है। ये सेंटेंस है ये एक्टिव स्ट्रक्चर का है, और एक्टिव स्ट्रक्चर होने का मतलब है कि विथ आपको डालने की जरूरत नहीं, विथ आप हटाओगे। इसी तरीके से एक एग्जांपल और लिख देते हैं, द मिनिस्टर फेस्ड प्रेशर। हम कहते हैं ना मिनिस्टर ने प्रेशर फेस किया, तो द मिनिस्टर फेस्ड विथ प्रेशर तो नहीं ना बोलते हैं ना, द मिनिस्टर फेस द। एक्टिव स्ट्रक्चर जब भी करेंगे तो हम इसको ऐसे ही लिखते हैं। इसको पैसिव स्ट्रक्चर में बनाना हो तो भले हम विथ का इस्तेमाल करते हैं, एक्टिव स्ट्रक्चर में विथ का इस्तेमाल नहीं करते। तो ये जो एरर था ये अपने आप में बड़ा एरर था कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो फेस्ड है वो अपने साथ एक्टिव स्ट्रक्चर में विथ नहीं लेता। ये इतना आसान नहीं है, प्रीपोजिशन का एरर है।
प्रीपोजिशन डालने से क्या होगा, इसका पैरेललिज्म जो है वो ब्रेक होगा। तो दो चीजों को मिक्स किया गया है, एक तो प्रीपोजिशन को और एक तो नॉट ओनली बट ऑल्सो के पैरेलल वाले स्ट्रक्चर को मिक्स किया गया है, तो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है नीदर ऑफ द प्रपोज्ड स्ट्रेटजीज। नीदर जो होता है वो सिंगुलर होता है, नीदर के बाद जो ऑफ आता है वो चुनाव वाली बात होती है। तो ये वाला जो सेक्शन है ना, ये मॉडिफायर है नीदर का, नीदर सिंगुलर है, तो यहाँ पे जो सीम लिखा हुआ है ये सीम जो होगा सीम्स हो जाएगा। ये आसान है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है द टीम्स ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे टीम्स जो है पॉजेसिव केस में है, ऑब्जेक्टिव सिंगुलर है। डिस्पाइट इट्स वेगनेस, ये जो नॉन इसेंशियल मॉडिफायर है डबल कॉमा लगा के जोड़ा गया है, ऑब्जेक्टिव के विषय में इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है। लिखा यहाँ पे वर्ब, ऑब्जेक्टिव सिंगुलर है, तो वर्ब की जगह क्या होना चाहिए, वॉज होना चाहिए। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन लेंदी है, तो ये समझने में दिक्कत हो सकती है बहुत सारे बच्चों को। अगला है देखो द सीईओ अलोंग विथ हिज डिस्प्यूट्स। तो जो विथ के साथ, अलोंग विथ के साथ, टुगेदर विथ के साथ जब भी कोई चीज जोड़ी जाती है सब्जेक्ट में, तो जो पहला वाला सब्जेक्ट होता है वही मेन सब्जेक्ट होता है, जो वर्ब आता है उसी के हिसाब से आता है, तो सीईओ के हिसाब से ये वॉज आएगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के थे लेकिन बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन डाले गए हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ये अपने आप में थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इफ द एलिगेशंस वर सबमिटेड, इफ से स्टार्ट हुआ है मतलब कंडीशनल सेंटेंस है। एलिगेशन वर सबमिटेड है मतलब पास्ट पैसिव है। क्या है, पास्ट पैसिव है, पास्ट पैसिव है। और जब कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाया जाता है तो पास्ट पैसिव के केस नहीं पढ़ाया जाता है। मैंने भी पर्सनली पास्ट पैसिव के केस नहीं पढ़ा रखे, क्योंकि इससे पहले कंडीशनल जो सेंटेंस है वो सीधे सीधे पूछा जाता था। इस बार पास्ट पैसिव का केस पूछ दिया गया है। लिखा है द एलिगेशन वर सबस्टेंटिएटेड एंड प्रोसीजरल लैप्सेस प्रूवन, the committee might have had enough reason to initiate an internal probe which never occurred। बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, इस क्वेश्चन से सीख लेना है। अगर इफ के साथ पास्ट पैसिव का इस्तेमाल होता है, पास्ट पैसिव का इस्तेमाल होता है, इसके बाद जो अगला हिस्सा होता है जहां पे जो कंडीशनल क्लॉज होती है, कंडीशनल क्लॉज निकल गई, कंडीशनल क्लॉज के बाद जो मेन क्लॉज होती है उसमें आपका मॉडल इस्तेमाल होता है। मॉडल कुछ भी हो सकता है, माइट हो सकता है, कुड हो सकता है, हो सकता है। इनके साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ इसके साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम इनके साथ हम हैड का इस्तेमाल नहीं करते। ये जो चीज लिखा हुआ है हैड का इस्तेमाल नहीं करते, बस यहीं तक रहता है। हैव का इस्तेमाल करते हैं या V1 का इस्तेमाल करते हैं। माइट, कुड, शुड के साथ हैव का इस्तेमाल करते हैं या फिर V1 का इस्तेमाल करते हैं। हैव की जगह यहाँ पे हैव आया है रखने के सेंस में, तो हैव ही इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ हैड इस्तेमाल नहीं करते। इसके साथ जो हैव लगाते हुए मॉडल प्लस हैव प्लस V3 वाला स्ट्रक्चर आ जाता है जो इस्तेमाल किया गया है। मॉडल प्लस V1 वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना है। तो जब भी पास्ट पैसिव आएगा इसको मॉडल के साथ V1 वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना, तो हेड की नीड नहीं है। ये जो हेड है ये एडिशनल हेड है, इसको आपको हटाना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, मैंने ये स्ट्रक्चर आज तक 2017 से जब से अभी तक पढ़ा रहा हूँ आज तक कभी नहीं पढ़ा है, क्योंकि इसके पहले कभी ये स्ट्रक्चर पूछा नहीं गया था। इन जनरल ग्रामर की किसी किताब में ये है भी नहीं है। ये क्वेश्चन आने से पहले मैं रिसर्च करके प्रॉपरली AI के थ्रू पूरा खंगाल वंगाल के फिर लेके आया हूँ स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस बार काफी अच्छी पूछी गई है, जो मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ कि क्या मैंने पढ़ा रखा है, ये नहीं पढ़ा रखा है तो नहीं पढ़ा रखा है, ठीक है ना। इसके बाद आज की क्लास में 2 क्वेश्चन और पढ़ाऊंगा, इसके बाद बाकी की सारी जो क्वेश्चन है वो अगली क्लास में कवर करूंगा। लिखा है द ट्रेनिंग प्रोग्राम वाज डिजाइन, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है सिंगुलर है, उस हिसाब से वर्ब सिंगुलर आया, सही है। डिजाइन टू मेक द एम्प्लॉयज कैपेबल टू हैंडल, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। कैपेबल के साथ हमेशा ऑफ लगाते हैं और ऑफ के बाद वर्ब की ING आता है, तो कैपेबल टू हैंडल नहीं होगा, कैपेबल ऑफ हैंडलिंग प्लस ING जोड़ोगे तब सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। कैपेबल अपने साथ ऑफ लेता है और उसके बाद वर्ब की ING फॉर्म आती है। तो क्वेश्चन आसान था, क्वेश्चन नंबर 27। अगला है इट वॉज नॉट अंटिल द सेकेंड रिपोर्ट, इट वॉज नॉट अंटिल द सेकेंड रिपोर्ट वॉज लीक्ड टू द प्रेस डिड द मिनिस्ट्री इशू ए फॉर्मल क्लैरिफिकेशन। देखो एक बात समझो, जैसे नॉट अंटिल लिखा हुआ है, नॉट ओनली बट ऑल्सो हो जाए, नो सूनर हो जाए, हार्डली हो जाए, स्केर्सली हो जाए, जब तक ये सेंटेंस से स्टार्ट नहीं होते हैं तब तक हम सेंटेंस जो बना रहे होते हैं उसमें इन्वर्जन का इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ पे ये देखो जो मिनिस्ट्री के पहले आपने डिड का इस्तेमाल कर दिया, बस इस डिड को रिमूव कर दो, इस डिड को रिमूव कर दो, ये इन्वर्टेड वर्जन है। ये जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले आ गया है। द मिनिस्ट्री डिड द मिनिस्ट्री इशू जो लिखा हुआ है ये डिड आप हटा दो, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा
नॉट ओनली, बट ऑल्सो, नो सूनर, हार्डली, स्केर्सली, ये जो होते हैं जब इनसे सेंटेंस स्टार्ट किया जाता है तब हम सेंटेंस में इन्वर्जन डालते हैं। अगर इनसे सेंटेंस स्टार्ट नहीं किया है तो हम इन्वर्जन नहीं डालते हैं। तो ये इन्वर्जन वाला केस इसमें थोप दिया गया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। कोई अगर क्वेश्चन में डाउट होगा तो इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। संकल्प बैच को एक अच्छी तरीके से पूरा कर लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने सब कुछ पढ़ा रखा, कुछ नहीं छोड़ा था। एक एक चीज़ पॉइंट बाय पॉइंट मैंने पूरा पढ़ा रखा था। तो अगली क्लास में इसके आगे वाले क्वेश्चन के साथ मिलूंगा मैं।